एसिड जो होता है इसे हम केंद्रक अम्ल कहते हैं। अब इसे न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कोशिका के यानी सेल के न्यूक्लियस यानी केंद्रक में पाया जाता है, अतः इसे हम लोग केंद्रिका अम्ल कहते हैं, क्योंकि यह किस में पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। इसमें दो चीजें मेन होती हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। आप पता होगा डीएनए का पूरा नाम होता है डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां आप इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ होगा, देख लेंगे आप लोग। तो देखिए डीएनए से 2-3 क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए आरएनए का किसके हिस्सा होता है? तो न्यूक्लिक एसिड के हिस्सा होते हैं। अब पूछेगा कि डीएनए का पहली बार अवलोकन यानी फर्स्ट टाइम किसने देखा? तो वो एक अलग क्वेश्चन है। और कहेगा कि डीएनए का खोजकर्ता यानी उसके डिजाइन को देने वाला कौन था? तो वो अलग क्वेश्चन है। देखिए डीएनए को पहली बार कार्ल्सबर्ग ने देखा था, याद रखिएगा कार्ल्सबर्ग ने। लेकिन डीएनए का जो मॉडल दिया जिसके बाद हम लोग डीएनए का ओरिजिनल स्ट्रक्चर जाने, उसको दिया था वाटसन एंड क्रिक्स ने। तो खोज कहेगा पहला अवलोकन तो कार्ल्सबर्ग, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया। बाद में वाटसन एंड क्रिक ने आए और उन्होंने कहा कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो डबल हेलिक्स होता है, डबल हेलिकल। ये देख रहे हैं ना, डबल हेलिकल मतलब 2 रस्सी टाइप का, एक इधर से है एक इधर से है। तो ये डबल हेलिकल या डबल द्विकुंडली इसका मॉडल होता है। तो ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा, पूछेगा कि जो डीएनए या आरएनए होते हैं ये तो केंद्रक यानी न्यूक्लियस में पाए ही जाते हैं, कोशिका के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अलावे ये और कहां पर पाए जाते हैं? तो न्यूक्लियस के अलावे ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं और पेड़ पौधों के क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। तो ये 3 जगह पाया जाएगा, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, जिसमें मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? ये केंद्रक यानी न्यूक्लियस में। तो अब हम समझते हैं न्यूक्लियस में। आपको पता है कि हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से बना है। अगर इसमें से किसी एक कोशिका को निकालेंगे, उसको जूम करेंगे तो उसके अंदर न्यूक्लियस मिलेगा केंद्रक। उस केंद्रक को जूम करके निकालेंगे तो उसमें मिलेंगे क्रोमोसोम। केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों की संख्या यानी क्रोमोसोम की संख्या हम बताए थे 23 जोड़ी या 46 होती है। तो हर एक कोशिका में एक केंद्रक होगा और उस केंद्रक के अंदर से आपको निकालना होगा क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 जोड़े, संख्या में 46। तो ये आप जो एक्स के समान संरचना देख रहे हैं यही है क्रोमोसोम। अभी ये 2 क्रोमोसोम दिखाया गया है, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, इसीलिए इसे हमेशा जोड़ा में दिखाया जाता है। जोड़ा में भी क्वेश्चन पूछता है क्योंकि ये जोड़ा में जुड़े रहते हैं। तो ये हो गया क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम को देखा गया कि आखिर इस ससुरा इसके अंदर है क्या। तो इसको जो खींचा गया ना तो वही जो ये लच्छा के समान बन गया, इसी लच्छा को हम कहते हैं डीएनए, डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आगे चल के जोहानसन नाम का एक वैज्ञानिक था, वो इसमें जोहने गया, देहात में खोजने को क्या कहते हैं? जोह देना। वो क्या किया ससुरा और खींच दिया इसको, तो और पूरा छितरा गया। तो इसको कहते हैं लोग जीन, यानी जीन को समेटेंगे तो जीन का समूह क्या बन जाएगा? डीएनए। और डीएनए का समूह क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। यानी तीनों में कोई अंतर नहीं है, केवल ग्रुप का अंतर है। समझा यार? क्रोमोसोम को खींचे तो डीएनए और खींच दिए तो जीन। बाद में देखा गया ससुरा जीनों के अंदर कुछ है, तो उसे कहा गया न्यूक्लियोटाइड। वो हम आगे समझेंगे, अभी इसी वीडियो में उसको आगे समझेंगे। अब बात करते हैं मेन डीएनए की। तो देखिए डीएनए और जीन में कुछ खास अंतर नहीं है। ये हम लोग के डीएनए जो होते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन होते हैं। अब यहाँ तक गएंगे जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होते हैं। देखिए जब कोई बच्चा माँ के पेट में पैदा हो रहा है, बन रहा है, तो उसमें 2 ही आँख होनी चाहिए। ये बात किसको पता होती है? उसके एक हाथ में 5 उंगलियां ही होनी चाहिए, ये बात किसको पता होता है? कोई ना कोई तो है जो उस माँ के पेट में भी उसको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भैया 5 उंगली हो गया बस। कौन बताता है कि उसका 32 दांत होने चाहिए? कौन बताता है कि उसका बाल यहाँ होना चाहिए, मुंह पे बाल नहीं होना चाहिए? कौन बताता है कि मुंह यहाँ बनाना है? पता चला मुंह यहाँ बना दिया, नाक यहाँ बना दिया, सूंघ रहा है इसे, खा रहा है इसे, दिक्कत हो जाएगा। तो ये जितने भी इंफॉर्मेशन का एक ग्रुप है, ये सारा इंफॉर्मेशन डीएनए में है। कभी कभी डीएनए में थोड़ी सी गलत इंफॉर्मेशन चली जाती है, तो देखते हुए कोई छांगुर पैदा हो जाता है, किसी का पूंछ निकल जाता है, किसी का 3 आंख हो जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वो डीएनए डिफेक्टेड हो जाता है।
जो चीज डीएनए में रहता है वो अगली पीढ़ी में कंफर्म जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि किसी भी चीज का आनुवांशिक गुण यानी खानदानी गुण जो उसके खानदान में आते जा रहा है, खानदान कहने का सेंस मानव जाति का खानदान। अब ये मत समझिएगा कि कोई किसी खानदान का तो अपने खानदान के गुण को ले आएगा। मानव जाति का जो आनुवांशिक लक्षण है वो कौन ले आता है? डीएनए। सपोज ऑप्शन में डीएनए नहीं है तो आप क्या डाल सकते हैं? जीन। और ऑप्शन में जीन भी नहीं है तो डोंट वरी, आप क्या डालिए? आपको क्या डालना पड़ेगा? गुणसूत्र, क्योंकि गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम को खींचे तो डीएनए, और डीएनए को खींचे तो जीन। अब एक बार ना कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि इसके बीच की लंबाई कितनी होती है, तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, 34 एंगस्ट्रॉम इनके बीच की दूरी होती है। ये कभी रेयर ही पूछेगा, हालांकि ये तो अब अगर आप एम्स वगैरह का एग्जाम देंगे तब नहीं इतना डिटेल से पूछेगा, जनरल कंपटीशन में इतना डिटेल से नहीं पूछता है। तो आप बताइए जेनेटिकल इंफॉर्मेशन कहाँ होते हैं? वो डीएनए में भी हो सकते हैं, जीन में भी हो सकते हैं, गुणसूत्र में भी हो सकते हैं। देखिए, जो चीज डीएनए या फिर जीन में चला गया वो अगली पीढ़ी में कंफर्म जाएगा। जैसे हम आपको जीएस पढ़ा रहे हैं, ये जीएस मेरे ब्रेन में है, ऐसा थोड़ी है कि ये जीएस मेरी कोशिकाओं के डीएनए में है। अगर मेरी कोशिकाओं के डीएनए में चला जाएगा ना तो मेरा बच्चा पैदा होते जीएस का विद्वान पैदा होगा, एकदम जीएस धड़ाधड़ बोलने लगेगा। ये जो जीएस है वो कहाँ है? ब्रेन में है। इसीलिए पहलवान का बेटा पहलवान नहीं होता है, क्योंकि पहलवानी उसके मांसपेशियों में है। अगर वही पहलवानी उसकी कोशिकाओं के केंद्रक में प्रवेश करके क्रोमोसोम के होते हुए डीएनए और जीन तक पहुंच जाएगा तो वो खानदानी लेकर उसे ढोने लगेगा। तो आप ये समझ गए कि डीएनए का काम क्या होता है। इसीलिए किसी का वो ओरिजिनल बच्चा है या नहीं, इसे डीएनए से जांच किया जाता है, क्योंकि डीएनए एक अलग सभी जीवों का डीएनए का एक अलग स्ट्रक्चर होता है। एक पिता का डीएनए पुत्र के डीएनए से मैच करते रहता है। तो ये डीएनए और आरएनए, डीएनए समझ में आ गया कितनी हेलिक्स होती है? डबल हेलिक्स। अब डीएनए से ही मिलता जुलता होता है आरएनए, उसे भी हम चर्चा करेंगे, बट इतना समझिएगा कि आरएनए में केवल एक ही स्टैंडर्ड होते हैं। अगर हम आरएनए की बात करेंगे ये, तो इसका स्टैंडर्ड केवल एक होता है, ये इस तरह से हो जाएगा तो ये आरएनए हो जाएगा। और वही डबल स्टैंडर्ड करिएगा तो वो डीएनए हो जाएगा। देखिए, डीएनए की इस बाहरी जो रस्सी के समान ये संरचना जो ये दिख रही है, इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। देखिए, बाहरी संरचना को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जहां आकर मिलते हैं उस जगह को हम कहते हैं क्रोमेटिन कहा जाता है। उस जगह को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। तो यहीं पे आके मिलते हैं जो जगह, इसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। अब हमको मेन समझना है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। अब इस न्यूक्लियोटाइड में कई चीजें होती हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। चलिए तो हम उसको समझेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर समझाते हैं उसको। देखिए, डीएनए के जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है इसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा होता है तो इसे हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। पॉली मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा कर दीजिए, टेक्निक को ज़्यादा कर देंगे तो पॉलीटेक्निक हो जाता है, किसी चीज़ को ज़्यादा कर दीजिएगा तो पॉली हो जाता है। तो हम लोग इसे न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। देखिए, ये दो टाइप का बेसिकली होता है, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है फास्फेट। तो क्वेश्चन आएगा कि डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो लड़का मार देता है नाइट्रोजन। बाबू, ये नाइट्रोजन बेस है यानी क्षार है, वो अम्ल क्षार वाला है ना, वो वाला क्षार है, ये तत्व थोड़ी है। कौन सा तत्व पाया जाएगा? तो फास्फोरस पाया जाता है, फास्फेट के फॉर्म में रहता है। तो समझ में आ गया आपको, पहला फास्फेट हो गया। अब दूसरा समझिए न्यूक्लियोसाइड। और ये न्यूक्लियोसाइड दो भाग में बंटता है, एक सुगर और एक नाइट्रोजन बेस। सुगर और नाइट्रोजन बेस। तो देखिए, आप याद करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि डीएनए तीन चीज से बना, सुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट। आप इसको नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। अगर हम पूछ दें कि डीएनए के तीन एकदम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बताइए, तो सुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट। अब आप देखिए, सुगर में डीएनए में कौन सा सुगर होगा? डाईऑक्सीराइबोज सुगर। और आरएनए में कौन सा होगा? राइबोज सुगर। देखिए, डीएनए में नाम से ये डीएनए और आरएनए, तो इसमें कौन सा सुगर है? डी से डाईऑक्सीराइबोज सुगर, और आर से कौन होगा? राइबोज सुगर। सुगर दोनों में अलग अलग होते हैं, तो समझ में आ गया, सुगर हो गया। आप नाइट्रोजन बेस यानी क्षार देखते हैं, ये दो टाइप का होता है, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पाइरेडेमीन। प्यूरिन और पाइरेडेमीन। देखिए, पाइरेडेमीन थोड़ा सा बड़ा है लिखने में भी, सुनने में भी, और पाइरीन थोड़ा सा छोटा है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एडेनिन, एक होता है ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन। और पाइरेडेमीन के दो कंपोनेंट होते हैं, थाइमिन और साइटोसिन। थाइमिन और